सबसे पहले तो एक एज अ जनरल इंट्रोडक्शन, जैसा आप सब जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्योंकि सारी चीज यहीं से स्टार्ट होगी। लीगल डेफिनेशन पे फिलहाल हम नहीं जाएंगे कि एक्ट में क्या लिखा है। इन जनरल पैरलेंस जो आप रोज अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट? क्या समझते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट से जनरल सेंस में, अगर लीगल डेफिनेशन की बात ना करूं मैं एग्जैक्टली तो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? बेसिकली एक प्रॉमिस होता है कि आप कुछ करेंगे, सामने वाला कुछ करेगा या नहीं करेगा, इधर वेज। ये ब्रॉडली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है। जैसे आप अगर एलेक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं कि वी आर गोइंग टू टीच यू एंड यू आर गोइंग टू पे फी फॉर दैट, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, या ये जो प्रॉमिस से रिलेटेड, अब होता होता क्या था कि प्रॉमिस आपने कर तो दिया, लेकिन हर व्यक्ति अपना प्रॉमिस फुलफिल करता नहीं है, मेजोरिटी नहीं करती है ना? तो इस प्रॉमिस को गवर्न करने के लिए बेसिकली एक लेजिस्लेशन बनाया गया, जिसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रॉमिस से रिलेटेड हर चीज को, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास की चीजों को गवर्न करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टैट्यूट बनाया गया, एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया, जिसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये लेजिस्लेशन बना इस प्रॉमिस के पूरे स्ट्रक्चर को गवर्न करने के लिए ही है। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लॉज। जैसे आपने पढ़ा ना भी हो तो एटलीस्ट आप थोड़ी जानकारी रखते हैं आईपीसी के बारे में, इंडियन पिनल कोड, है ना? क्रिमिनल लॉ है एक। ऐसी सिविल का एक लॉ आपने सुना होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और आईपीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट? दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इन लॉज के बीच में? टॉर्ट भी एक सिविल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल लॉ है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट? ये तो सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों सिविल लॉज हैं, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कैसे कॉन्ट्रैक्ट अलग है टॉर्ट से या आईपीसी से? क्या आप बता सकते हैं? दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस। हाँ, राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनिम का डिफरेंस है, वो पब्लिक प्राइवेट रॉन्ग का नहीं है। राइट इन पर्सोनिम और राइट इन रेम का डिफरेंस है, जो आप लोगों ने नहीं बताया है। आप लोग बता रहे हैं टॉर्ट इज स्टैट्यूटरी, कोडिफाइड है, टॉर्ट कोडिफाइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड है। ठीक है यार, ये वो वाला डिफरेंस है जो अपन कॉलम बना के जबरदस्ती 4 पॉइंट बढ़ाने के लिए लिखते हैं ना कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का डिफरेंस लिखने को आया तो पहला पॉइंट लिखा कि कल्पेबल होमिसाइड इज डिफाइंड अंडर 299 एंड मर्डर इज डिफाइंड अंडर 300। ठीक है, अच्छी बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो मतलब वो ठीक है, बट अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना चाह रहे थे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाना चाह रहे थे कि क्या कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में। सो आई टेल यू द डिफरेंस। देखिए, आईपीसी और टॉर्ट में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि वहां लोगों के राइट्स एंड लाइबिलिटीज लॉ ने डिसाइड कर दिए हैं, दे हैव बीन ऑलरेडी डिसाइडेड। कॉन्ट्रैक्ट में एक यूनिक फीचर कॉन्ट्रैक्ट का यही है दैट इट इज नॉर्मली, जनरली, देयर में बी एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शंस, इनके बारे में बात करेंगे, बट एज अ जनरल रूल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है, चाहे वो कॉमन लॉ का हो, उसी को अपन ने कोडिफाई किया है वहीं से प्रोविजंस लेके। सो कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है, इसका एक जो यूनिक फीचर है वो ये है कि पार्टीज खुद अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिसाइड करते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का, या आईपीसी और क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट का। इस बात को समझिए, आईपीसी ने एक एक्ट डिफाइन कर दिया थेफ्ट का, कि आपने अगर एग्जैक्टली वो हरकत करी जो उधर लिखी हुई है 378 आईपीसी में, तो आप लाइबल होंगे किसके लिए? थेफ्ट के लिए। अगर आपने वो हरकत कर दी, वो पहले से लॉ ने इंपोज कर दिया है। लॉ ने एक राइट दे दिया हर उस व्यक्ति को जिसके पोजेशन में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मेरे पास अपना मोबाइल फोन है, दिस इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्रिमिनल लॉ ने मेरा राइट रिकॉग्नाइज कर दिया। ये राइट मुझे किसने दे दिया? लॉ ने डिटरमाइन कर दिया कि आई हैव अ राइट ऑफ पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अगर कोई बिना मेरे कंसेंट के इस मोबाइल फोन को मेरे पास से ले जाएगा तो दैट पर्सन इज कमिटिंग एन ऑफेंस, उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। सो मेरा राइट और दूसरे व्यक्ति की लाइबिलिटी डिसाइड किसने कर दी? लॉ ने डिसाइड कर दी ऑलरेडी। ऐसे टॉर्ट का एग्जांपल आप ले लीजिए, इफ दिस पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू मी, अगर आप बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन में इसमें एंटर होते हैं
बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के आप अगर मेरे लैंड में, मेरे घर में एंटर होते हैं, दैट अमाउंट्स टू ट्रेसपास। ये लॉ ने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि दिस विल अमाउंट टू ट्रेसपास। वो आपने और मैंने और मेरे पड़ोसी ने ये डिसाइड नहीं किया कि कोई एक दूसरे के प्रमाइस में बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के एंटर नहीं करेगा ना। ये लॉ ने पहले से ही राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन कर दी हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं। आप डिसाइड करेंगे कि आपको एलेक में पढ़ना है कि नहीं, फीस क्या पे करनी है वो हम डिसाइड करेंगे, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी वो हम, आपको जो नेगोशिएट करना है आप डिसाइड, पार्टीज मिलकर डिसाइड करेंगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि लॉ का इधर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा? सो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। लॉ इंटरफेयर करेगा लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लॉ सब कुछ डिसाइड इधर नहीं करेगा। इधर राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस डिटरमाइन करने का जो अधिकार है वो लोगों के पास रहेगा। लॉ ने क्या किया है, बाय कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है, लॉ ने उसमें क्या किया है, एक बाउंड्री लाइन बना दी, एक लिमिटेशन बना दी कि ये लॉ से दी हुई लिमिटेशंस हैं। नाउ विद इन दैट पार्टीज कैन डिटरमाइन देयर ओन थिंग। आप अपने राइट्स ऑब्लिगेशन डिसाइड करते रहिए, लेकिन वो इस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। जैसे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने की, अगर आपको एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसकी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट देयर शुड बी कंसीडरेशन। उसमें कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन समझते हैं, समथिंग फॉर समथिंग। आप किसी चीज पे अग्री हो रहे हैं, मैं किसी चीज पे अग्री हो रहा हूं, तो आपको मुझसे कुछ बेनिफिट है, कुछ मुझे आपसे, दैट्स कंसीडरेशन। लॉ कहता है कंसीडरेशन होना चाहिए, कितना होगा ये लॉ नहीं कहता। एडिक्वेसी लॉ डिटरमाइन नहीं करता। अब मुझे जुडिशरी की फीस 65,000 लेनी है या 2 लाख लेनी है, इट इज माई डिस्क्रेशन। आपको पे करनी है, करना है, कितनी करना है, दैट्स योर डिस्क्रेशन। लॉ इस चीज में इंटरफेयर नहीं करेगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कंसीडरेशन होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक आउटलाइन जरूर दे दी कि देयर शुड बी सम लॉफुल कंसीडरेशन फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट। सो ये एक लीगल फ्रेमवर्क, सेट ऑफ रूल्स है जिसके अंदर पार्टीज अपने से अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिटरमाइन कर सकती है, जो कि आईपीसी या टॉर्ट में नहीं होता। वहां राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसने डिटरमाइन कर दिए हैं? ऑलरेडी लॉ ने कर दिया है। लॉ ने एक ऑफेंस बना दिया मर्डर, कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति की इंटेंशनली डेथ कॉज करी है तो आप लायबल होंगे मर्डर के लिए, वो पनिशमेंट जो लिखा वो मिलेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डिटरमाइन करने। टॉर्ट भी ऐसा ही है, आपने किसी को डिफेम कर दिया तो डिफेमेशन हो गया वो, आपको कोई राइट नहीं है किसी दूसरे की रेपुटेशन को हार्म करने का। और हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने का, उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किया गया है बाय लॉ, क्योंकि कोई आपको डिफेम नहीं कर सकता। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? लॉ ने दे दिया। बट अंडर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप खुद से डिटरमाइन करते हैं। मैं अपना ऑब्लिगेशन डिसाइड कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर नेक्स्ट 15 मंथ्स, आपने अपना ऑब्लिगेशन डिसाइड किया कि आप ये रेस्पेक्टिव फी पे करेंगे। यहां राइट्स और ऑब्लिगेशन डिटरमाइन कौन कर रहा है? पार्टी खुद डिटरमाइन कर रही है। दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। यस। सेकेंड जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इधर पे है, इट इज राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनिम। अब जो दोनों एग्जाम्पल हमने लिए, चाहे वो टॉर्ट हो या आईपीसी, दोनों में राइट इन रेम होता है और कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा राइट इन पर्सोनिम होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनिम? ये सब आप लॉ एंट्रेंस के समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन समस्या है कि हमने कभी उसको उतना तवज्जो नहीं दिया इन चीजों को, वो कनेक्शन शायद नहीं बैठाया, इसीलिए थोड़ा बहुत स्किप करता है। कोई बात नहीं, अपन इधर हैं इसीलिए कि उन चीजों का प्रॉपर जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट कर पाए। तो बताइए जरा क्या होता है राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनिम? ऑल राइट। अब बाकी ये जो राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनिम है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। आप याद तो करते आए हैं हमेशा से कि कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनिम होता है, टॉर्ट में राइट इन रेम होता है। वो होता कैसे है और क्या? जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रमाइस परचेज किया, एक घर मैंने या एक बिल्डिंग परचेज करी है मैंने। सो अब मेरे पास राइट ऑफ पोजेशन है या राइट ऑफ एंजॉयमेंट है उस घर का। राइट ऑफ पोजेशन भी है उस घर का मेरे पास, राइट ऑफ एंजॉयमेंट भी है। जैसे ये प्रमाइस मैंने रेंट पे लिया, इसकी पोजेशन का राइट भी मेरा है, एंजॉयमेंट का भी है। अब ये जो हो रहा है ये क्या है? मेरे राइट ऑफ एंजॉयमेंट के साथ इंटरफेरेंस। ये जो बज रहा है चुनाव चिन्ह, व्हाट इट इज? दिस इज इंटरफेरेंस विथ माय राइट ऑफ enjoyment. That's called nuisance under tort.
इसको क्या कहते हैं? न्यूसेंस इज अगेंस्ट, वहां भी समस्या थी टॉर्ट में कि न्यूसेंस कब होगा और ट्रेसपास कब होगा, है ना? सो उसका बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन ये है कि न्यूसेंस इंटरफेरेंस होता है विद द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये जो बाजा बजाते हुए इधर से जा रहे हैं सड़क पे, वो मेरी पोजेशन के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कमिटिंग न्यूसेंस। वो क्या कमिट कर रहे हैं? न्यूसेंस। ऐसे ही मान लीजिए इस प्रोमाइस में कोई बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के घुसा है, उसने किस चीज के साथ इंटरफेयर किया? मेरी पोजेशन के साथ इंटरफेयर किया। दोनों मेरे राइट के साथ इंटरफेरेंस है। अब ये जो मुझे राइट, जब मैं ये प्रॉपर्टी रेंट पे लेता हूं या परचेज करता हूं, मुझे जो राइट ऑफ पोजेशन या फिर राइट ऑफ एंजॉयमेंट मिला है, ये वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट मिला है, इस दुनिया के हर व्यक्ति के अगेंस्ट। अब अभी जो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, हो सकता है वो भाजपा वाले हों, 1 घंटे बाद कांग्रेस वाले आ जाएंगे, उनके अगेंस्ट भी सेम राइट मेरे पास है कि दे कैन नॉट इंटरफेयर विथ माई एंजॉयमेंट। फिर दो पत्ती आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड, स्लेट, इंडिपेंडेंट वाले, सबके अगेंस्ट मेरे पास राइट है सेम ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इन सबके अगेंस्ट मेरे पास वो राइट है। इसको कहते हैं राइट इन रेम, वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट राइट। ऐसे ही आईपीसी क्रिमिनल लॉ में मेरा ये जो फोन है, कोई भी चोरी करेगा तो मेरे पास उसके अगेंस्ट अधिकार है। इसको कहते हैं राइट इन रेम, वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट। अब कोई स्पेसिफिक व्यक्ति चुराए, कोई भी रैंडम व्यक्ति इस फोन को चुराएगा, मेरे पास उसके अगेंस्ट राइट है, दैट्स कॉल्ड राइट इन रेम। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है वो होता है राइट इन पर्सोनेम। आपने एलेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया पढ़ाने का, आपका राइट किसके अगेंस्ट अराइज हुआ? सिर्फ एलेक के अगेंस्ट। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस देंगे, मैं किसी तीसरे व्यक्ति से जाके फीस मांग सकता हूं क्या आपकी? नहीं। मेरा वो राइट किसके अगेंस्ट अराइज हुआ? सिर्फ आपके अगेंस्ट। सो जो पार्टीज एंटर होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक दूसरे के अगेंस्ट ही राइट होता है। इसको कहते हैं राइट इन पर्सोनेम, उस स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट राइट। और जो राइट इन रेम होता है वो वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है, ये कोई भी आके करे, सबके अगेंस्ट मेरे पास राइट है, राइट टू एंजॉय दिस प्रॉपर्टी पीसफुली। और अगर वो इंटरफेयर करते हैं तो दैट मे अमाउंट टू nuisance. I hope this is clear. Yes. So these are the basic distinction between tort and contract and criminal law. एक basic idea मेरे ख्याल से आपको लग गया है. Now let's move on to specific things under Contract Act. क्या होता है right in rem and right in personam. अब बाकी ये जो right in rem और right in personam है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। आप याद तो करते आए हैं हमेशा से कि कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनेम होता है, टॉर्ट में राइट इन रेम होता है। वो होता कैसे है और क्या? जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रमाइस परचेस किया, एक घर मैंने या एक बिल्डिंग परचेस करी है मैंने। सो अब मेरे पास राइट ऑफ पोजेशन है या राइट ऑफ एंजॉयमेंट है उस घर का। राइट ऑफ पोजेशन भी है उस घर का मेरे पास, राइट ऑफ एंजॉयमेंट भी है। जैसे ये प्रमाइस मैंने रेंट पे लिया, इसकी पोजेशन का राइट भी मेरा है, एंजॉयमेंट का भी है। अब ये जो हो रहा है, ये क्या है? मेरे राइट ऑफ एंजॉयमेंट के साथ इंटरफेरेंस। ये जो बज रहा है चुनाव चिन्ह, व्हाट इट इज? दिस इज इंटरफेरेंस विथ माय राइट ऑफ एंजॉयमेंट, दैट्स कॉल्ड न्यूसेंस अंडर टॉर्ट। इसको क्या कहते हैं? न्यूसेंस इज अगेंस्ट, वहां भी समस्या थी टॉर्ट में कि न्यूसेंस कब होगा और ट्रेसपास कब होगा, है ना? सो उसका बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन ये है कि न्यूसेंस इंटरफेरेंस होता है विद द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये जो बाजा बजाते हुए इधर से जा रहे हैं सड़क पे, वो मेरी पोजेशन के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कमिटिंग न्यूसेंस। वो क्या कमिट कर रहे हैं? न्यूसेंस। ऐसे ही मान लीजिए इस प्रोमाइस में कोई बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के घुसा है, उसने किस चीज के साथ इंटरफेयर किया? मेरी पोजेशन के साथ इंटरफेयर किया। दोनों मेरे राइट के साथ इंटरफेरेंस है। अब ये जो मुझे राइट, जब मैं ये प्रॉपर्टी रेंट पे लेता हूं या परचेज करता हूं, मुझे जो राइट ऑफ पोजेशन या फिर राइट ऑफ एंजॉयमेंट मिला है, ये वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट मिला है, इस दुनिया के हर व्यक्ति के अगेंस्ट। अब अभी जो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, हो सकता है वो भाजपा वाले हों, 1 घंटे बाद कांग्रेस वाले आ जाएंगे, उनके अगेंस्ट भी सेम राइट मेरे पास है कि दे कैन नॉट इंटरफेयर विथ माई एंजॉयमेंट। फिर दो पत्ती आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड, स्लेट, इंडिपेंडेंट वाले, सबके अगेंस्ट मेरे पास राइट है सेम ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इन सबके अगेंस्ट मेरे पास वो राइट है। इसको कहते हैं राइट इन रेम, वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट राइट। ऐसे ही आईपीसी क्रिमिनल लॉ में
मेरा ये जो फोन है कोई भी चोरी करेगा तो मेरे पास उसके अगेंस्ट अधिकार है। इसको कहते हैं राइट इन रेम, वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट। अब कोई स्पेसिफिक व्यक्ति चुराए, कोई भी रैंडम व्यक्ति इस फोन को चुराएगा, मेरे पास उसके अगेंस्ट राइट है, दैट्स कॉल्ड राइट इन रेम। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है वो होता है राइट इन पर्सोनम। आपने एलेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया पढ़ाने का, आपका राइट किसके अगेंस्ट अराइज हुआ? सिर्फ एलेक के अगेंस्ट। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस देंगे, मैं किसी तीसरे व्यक्ति से जाके फीस मांग सकता हूं क्या आपकी? नहीं। मेरा वो राइट किसके अगेंस्ट अराइज हुआ? सिर्फ आपके अगेंस्ट। सो जो पार्टीज एंटर होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक दूसरे के अगेंस्ट ही राइट होता है, इसको कहते हैं राइट इन पर्सोनम, उस स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट राइट। और जो राइट इन रेम होता है वो वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है ये कोई भी आके करे, सबके अगेंस्ट मेरे पास राइट है, राइट टू एंजॉय दिस प्रॉपर्टी पीसफुली। और अगर वो इंटरफेयर करते हैं तो दैट मे अमाउंट टू न्यूसेंस। आई होप दिस इज क्लियर। यस। सो दीज आर द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिमिनल लॉ। एक बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से आपको लग गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू specific things under Contract Act